नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैंड गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डेली डिक्टेशन के लिए दोस्तों आप हमारे पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। माननीय महोदय, यह कटु वास्तविकता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना के 50-52 वर्ष बाद भी करोड़ों ग्रामीण गरीबों को अपने अधिकारों की जानकारी तक नहीं है। इस कारण वे अपने मौलिक अधिकारों का भी उपयोग नहीं कर पाते। परिणाम होता है कि प्रभावशाली एवं चतुर व्यक्ति उनका शोषण करते हैं, वे उनके नाम पर दलाली खाते हैं और सरकारी कर्मचारियों को भी भ्रष्ट करते हैं। हमारे ग्रामवासियों तथा नगरों व देहातों के गरीबों में अपने नागरिक एवं अन्य अधिकारों के बारे में फैले अज्ञान से लोकतंत्र कमजोर होता है और गरीबों की आर्थिक प्रगति भी अवरुद्ध होती है। इसमें संदेह नहीं कि लोकतंत्र की दृढ़ता और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के नागरिकों का अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक होना जरूरी है। इसके अलावा लोकतंत्र में संचार साधन एवं माध्यम इतने सक्षम तथा दक्ष होने चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को मालूम हो कि उसके द्वारा निर्वाचित सरकार तथा अस्थायी निकाय क्या कर रहे हैं। भारत में दुर्भाग्य से वह आदर्श स्थिति नहीं है, अतः उस दिशा में आगे बढ़ने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने गत दिन कर्मचारी जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से संबंधित सदस्यों की सलाहकार समिति में बोलते हुए मंत्रालय को सलाह दी है कि वे लोगों में उनके अधिकारों के बारे में जागृति पैदा करने के लिए एक अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री ने समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक के बाद की गई इस अधिकृत घोषणा का हम स्वागत करते हैं कि सरकार एक प्रचार अभियान आरंभ करने जा रही है, जिसका उद्देश्य गरीब तथा पिछड़े लोगों को गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत उनके अधिकारों का ज्ञान कराना है। प्रधानमंत्री का यह सुझाव महत्वपूर्ण है कि इस प्रचार अभियान में रेडियो व टीवी माध्यमों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अत्यंत प्रभावी साधन हैं। वास्तव में विकास कार्यक्रमों की सफलता बहुत हद तक जन जागृति पर निर्भर करती है। उसके अभाव में अच्छे से अच्छा कार्यक्रम भी विफल हो सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, अनपढ़ों तथा ग्रामीणों के लिए बनने वाले रेडियो तथा टीवी कार्यक्रम हल्के फुल्के तथा मनोरंजन करने वाले होने चाहिए। वे क्षेत्रीय बोलियों में हों और भी अच्छा है। गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री का यह सुझाव भी बहुत अच्छा है कि जिन क्षेत्रों में सूचनाएं देर से पहुंचती हैं और जहां अखबार पत्रिकाएं भी ज़्यादा नहीं बिकती, उनमें सामुदायिक रेडियो सेट तथा टेलीविज़न सेट लगाए जाने चाहिए। परीक्षण के तौर पर अब तक जो सेट लगाए गए हैं वे वास्तव में बहुत उपयोगी रहे हैं। हम आशा करते हैं कि धन की कमी इस अच्छे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में रुकावट नहीं बनेगी। जब तक आम जनता को अपने दायित्वों के साथ ही अपने अधिकारों की भी जानकारी नहीं होती, तब तक लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस देश की 80% जनता गरीब है। राष्ट्र के उत्थान के लिए विकास कार्यक्रमों में इसकी साझेदारी अनिवार्य है। अनेक सामाजिक बुराइयों और अपराधों के खिलाफ समय समय पर कानून बनते रहे हैं, लेकिन कोई बुराई कम नहीं हुई है। अपराध नहीं घटे हैं। उनके अपराधों का कारण प्रलोभन है। प्रलोभनों में कमी नहीं आई है। नई नई तकनीकी प्रगति के साथ सुख सुविधाएं के नए नए साधन विकसित होते रहते हैं। तुरंत फुरत धनी बनने, सुविधा भोगी बनने की लालसा कुछ लोगों में अपराधी प्रवृत्ति को उद्दीप्त करती है। अपनी बेजा इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ लोग अधिक जोखिम भरे अपराध का साहस नहीं करके अपनी नवविवाहिता पत्नी को शिकार बनाते हैं। अधिक और अधिक दहेज के लिए उस पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह की यातनाएं देते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में सर्वांगीण प्रगति के साथ ही देश में विशेष रूप से बड़े शहरों में दहेज संबंधी अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। आंकड़े गवाह हैं। सभी मामले प्रकाश में आते हों यह जरूरी नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिए मुझे दिए गए अवसर के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह हमारे संविधान की संकल्पना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों का विकास करना होगा। आज़ादी प्राप्ति के 55 वर्ष के बाद हमने इसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, हमने इसे किस प्रकार से मान्यता दी है तथा इनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनके लिए कौन सी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध कराई गई हैं और इसने किस प्रभावी ढंग से काम किया है तथा क्या किया जाना चाहिए, ये वे मुख्य मुद्दे हैं जिन पर विचार करना है। मेरी राय में संविधान के निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों के विकास के प्रावधानों को अधिकार के रूप में स्पष्ट किया है, लेकिन हम चाहें जो योजनाएं बनाएं या चाहे जो सुविधा प्रदान करें वे नहीं समझते हैं तथा इसलिए उन्हें अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए उनमें सामाजिक चेतना जगाने की आवश्यकता है। मेरी राय में उनके बीच चेतना जगाने के लिए शिक्षा सबसे अच्छा साधन है। शिक्षा किस प्रकार सहायक है? जब एक अनुसूचित जाति का लड़का तकनीकी या डॉक्टर या एक IAS अधिकारी बनता है तो उसे किस प्रकार से अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिए, यह आरोप लगाया जाता है कि वे कुशल नहीं हैं। मेरी राय में ऐसा नहीं है। यदि वह कुशल नहीं है तब उनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र का प्रबंध किया जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते हैं। भीतरी क्षेत्रों में रहने वाले यह नहीं जानते हैं कि बस या रेलगाड़ी कहाँ चलती है या हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। वे इतने पिछड़े हुए हैं कि हमने उनको केवल वहीं छोड़ दिया है। उन्हें ऊपर लाने के लिए शिक्षा प्रदान करनी होगी। उन्हें शिक्षा कैसे प्रदान की जाए तथा उन्हें कैसे इस ओर आकर्षित किया जाए, क्योंकि वहाँ या तो स्कूल नहीं है या अध्यापक नहीं है। कुछ स्थानों में दोनों ही नहीं है। राज्य सरकार का काम कार्यान्वयन करना था, परंतु उसने उचित काम नहीं किया है, विशेष रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए। जहाँ तक आरक्षण का संबंध है, इन तमाम वर्षों में आरक्षण की नीति लागू थी, लेकिन पहले 15 वर्षों से 20 वर्षों में आरक्षण का लाभ उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। इन आरक्षित स्थानों पर नियुक्त करने के लिए कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं था। मान लो यदि कोई इंजीनियर का पद है तो इंजीनियरिंग का कोई छात्र नहीं था। इसी तरह मान लो डॉक्टर या IAS अधिकारी के पद थे तो उसके लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। कई पद खाली रखे गए थे। अब बहुत से लोग उपलब्ध हैं परंतु पद अपर्याप्त हैं। बहुत से पद भी खाली हैं। मैं नहीं समझता कि केवल आरक्षण से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक रूप से विकास करने में सहायता मिलेगी। हमें उन्हें तकनीकी रूप से भी प्रशिक्षण देना है। यदि प्रशिक्षित अनुसूचित जाति का मैकेनिक या बढ़ई या वायरमैन है तो वह व्यापार कर सकता है और अपने समुदाय के अन्य लोगों को नियुक्त कर सकता है तथा यह देख सकता है कि वे भी आगे आएं। जबकि यदि एक IAS अधिकारी वहाँ है तो केवल उसे लाभ मिलता है और कभी कभी वह अपने समुदाय से बाहर भी शादी कर सकता है। महोदय, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हमें विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कूल या तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए, अन्यथा वर्षों तक आरक्षण रखने का कोई लाभ नहीं होगा और हम केवल कुंठा पैदा करेंगे तथा अन्य समुदाय तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, जैसा कि हमने गुजरात में देखा है। इससे देश की एकता भंग होगी। हमें एक बृहत योजना बनानी होगी जिसे प्रत्येक जिले में कार्यान्वित करना होगा ताकि उनके लिए एक विशेष तकनीकी स्कूल की स्थापना हो, क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। यदि आप उनके लिए अलग से संस्थान खोलेंगे तो फिर वे दूसरों के साथ नहीं मिल सकेंगे और फिर एक बार आप उन्हें अलग कर देंगे। सभापति महोदय, मेरे लिए आज आप देर तक बैठ जाइए। सबसे पहले मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है एवं सुझाव दिए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, बहुत से सुझाव काफ़ी लाभप्रद हैं, लेकिन मैंने माननीय सदस्यों के सभी सुझावों को नोट कर लिया है। काफ़ी सारे सुझावों का इस विधेयक से सीधा संबंध नहीं है, परंतु उन सुझावों के लिए अच्छा अवसर है। मैं आपको आश्वासन दूंगा कि सभी सुझाव, चाहे वे नई सेवाएं शुरू करने, वायुदूत या सीधी सेवाओं आदि चलाने के बारे में हों, उन पर ध्यान दिया जाएगा।
दक्षिण से आने वाले कुछ सदस्यों ने बताया है कि धार्मिक स्थलों में संपर्क स्थापित करने के लिए हम हेलीकॉप्टर निगम का उपयोग कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि हमारा हेलीकॉप्टर निगम अगले वर्ष अक्टूबर से अपनी सेवाएं प्रारंभ करेगा। इसका निर्णय हम पहले ही कर चुके हैं। तेल प्राकृतिक गैस आयोग तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए भी हम इनकी सेवाओं का उपयोग करेंगे, परंतु मैं समझता हूं कि आज अगर इस हेलीकॉप्टर निगम की सेवाओं को वृद्ध लोगों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं पर अन्य साधनों से वहां जा नहीं सकते, उनके लिए उपयोग में लाया जाए तो अच्छा होगा। स्टॉप। दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा के रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।